दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे उम्मीद है ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। 1953 में एडमंड हिलरी और टैजिंग नॉजरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने। फिर अगले 40 सालों में सिर्फ प्रोफेशनल पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। उन 4 में से एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर 1992 में रॉब हॉल ने नौसिखिए पर्वतारोहियों को व्यावसायिक तौर पर माउंट एवरेस्ट पर ले जाना शुरू किया। उन्होंने 4 साल में 19 लोगों को बिना हादसे के माउंट एवरेस्ट पर ले जाकर वापस घर पहुंचाया। उनको देखकर और भी लोगों ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। अब मूवी शुरू होती है और हम न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए नेपाल जाने की तैयारी कर रहे थे। उन सब में रॉब नाम का एक आदमी था जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए गाइड का काम करता था। फिर रॉब अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी। वो कहता है तुम अपना ध्यान रखो, मैं जल्द ही लौटूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पर्वतारोही नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उस दिन तारीख थी 30 मार्च 1996। वहाँ अलग अलग कंपनियों के द्वारा एवरेस्ट पर जाने के लिए और भी लोग आए थे। फिर वे आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को इंट्रो देते हैं। ये टोपी वाला है जॉन जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट है। लेफ्ट साइड वाला है बैक और राइट साइड वाला है डग। फिर वे एक बस में बैठकर जाने लगते हैं। बस में बैक डग से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। वो बताता है कि मैं पोस्टमैन हूँ। बैक कहता है अरे वाह, एक पोस्टमैन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगा। तुम होगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पोस्टमैन। फिर वे सब एक होटल में इकट्ठा होते हैं। फिर रॉब उन सबको कहता है कि आप लोग उन महान लोगों के लक्ष्य कदमों पर चलने वाले हो जिन्होंने आपसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। सब लोग बड़ा ही खुश होते हैं। फिर रॉब कहता है कि अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो हम किसी एड में नहीं छाप सकते थे। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी इतनी ऊंची है जितनी ऊंचाई पर एक जहाज उड़ता है। जब हम इसकी आधी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। अब सवाल ये है कि हम इतनी ऊंची चोटी पर चढ़कर क्या मौत को चकमा देकर वापस आ सकते हैं। फिर रॉब अपनी टीम को वहां पर जाने वाले दूसरे गाइड से मिलवाते हैं जिसका नाम था एंडी। वो कहता है कि हेलन की टीम पहले ही निकल चुकी है। हमारा प्लान है 10 मई तक शिखर पर पहुंचने का। हमें उम्मीद है 40 दिन मौसम अच्छा रहेगा। हमारी टीम में ऐसे पर्वतारोही भी हैं जिन्होंने अनेक पहाड़ों की चोटियां चढ़ी है। उम्मीद है ये चोटी भी चढ़ लेंगे। फिर वे सब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह जाते हैं जहां से उनकी चढ़ाई शुरू होने वाली थी। फिर वे लुकला नामक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उन सब लोगों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर वे नामचे बाजार नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 12,303 फुट थी। वहां के कुछ सरकारी अफसर उन सब का परमिट चेक करते हैं। फिर डग रॉब को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ आ सके। इस काम में रॉब ने उसकी हेल्प की थी। अभी तो चढ़ाई शुरू ही हुई थी और बैक की सांसें फूलने लगती है। डग एक बार पहले भी एवरेस्ट पर जाने की कोशिश कर चुका है। बैक पूछता है तुम ऊपर क्यों नहीं गए? मैं होता तो वहाँ जरूर जाता। तभी रॉब कहता है मैंने इसे वापस भेज दिया था क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऊपर ले जाना ही नहीं बल्कि सेफली वापस लाना भी है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता तो इतनी ऊपर चला जाता कि आज हमारे साथ नहीं होता। अब वे चलते चलते टैंक बोझ पर पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 12,687 फुट थी। फिर वे सभी वहां पर धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं और चलते चलते लोकला पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट थी। बैक वहां पर देखता है कि एक बीमार आदमी को वापस नीचे ले जाया जा रहा था, लेकिन वे अपना सफर जारी रखते हैं और एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 17,600 फीट थी। रॉब बताता है कि यहाँ पर कई देशों से लोग आए हैं। फिर रॉब वहाँ पर हेलन से मिलता है और अपनी टीम को भी उनसे मिलवाता है। हेलन एक शेरपा नाम के बंदे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये आप लोगों की चढ़ाई चढ़ने में मदद करेगा। ये 3 बार शिखर पर जा चुका है। फिर हेलन सबको बताती है कि उस साइड खाना मिलेगा और उस साइड आप टेंट में रेस्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ रॉब स्कॉट नाम के एक बंदे से मिलता है जो इतनी ठंड में भी कपड़े उतार कर बैठा था। दरअसल वो बंदा भी अपनी टीम को लेकर आया था। फिर टेंट में रॉब और डॉक्टर कैरोलिन सबको बताते हैं कि एवरेस्ट पर ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए तुम सबको अपने शरीर को कम हवा के दबाव के मुताबिक ढालना होगा। अब हम पूरा महीना अपने शरीर को एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए ढालेंगे और लौट कर बेस कैंप पर वापस आ जाएंगे। रॉब कहता है कि यहाँ लाखों टन बर्फ के पहाड़ हैं। हमें एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर रखना होगा। कुछ पता नहीं हमारा कदम कब चुके और हमारी जान चली जाए। यहाँ बड़े बड़े दर्रे हैं और उनकी गहराई का कोई अंत नहीं। अब तक यहाँ पर 19 लोगों की दरारों में गिरकर मौत हो चुकी है। अब वे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कैंप 1 तक पहुँच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 19,500 फीट थी। वो लोग बताते हैं कि आप लोगों को हाइपोथर्मिया से बचना होगा। इसके कारण आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपको गर्मी लगने लगती है। अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब है तो इसका बस एक ही इलाज है, आपको जल्दी से जल्दी पहाड़ से नीचे उतरना होगा वरना आपकी मौत हो सकती है। आज तारीख थी 23 अप्रैल और वे सब लोग कैंप 2 तक पहुँच गए थे जिसकी ऊंचाई 21,300 फीट थी। सब लोगों की सांसें फूली हुई थी। फिर वे एक पाइप से ऑक्सीजन ले रहे थे। तभी वहाँ रॉब डग को कहता है
है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना और आज रात ऑक्सीजन मास्क पहनकर ही सोना। फिर डॉक्टर डग को चेक करती है और उसे खाने के लिए दवा देती है क्योंकि वो मेडिकली थोड़ा अनफिट था। उस रात बैग थोड़ा परेशान था, ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से डरा हुआ है। उधर स्कॉट लेटा लेटा एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, वो भी कल के लिए डरा हुआ था। उसे पता था यहाँ इंसानों और पहाड़ों के बीच में कंपटीशन है जिसमें अक्सर पहाड़ों की ही जीत होती है। फिर वे अगले दिन चढ़ाई शुरू कर देते हैं और चलते चलते 23,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। उस समय वहाँ बर्फीली हवाएं चल रही थी क्योंकि मौसम और भी ज्यादा खराब होने वाला था। पूरी टीम बेस कैंप की तरफ वापस चलने लगती है। कई लोगों के हाथ सुन पड़ गए थे। अब वे शॉर्ट रास्ता लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता दो पहाड़ियों के बीच सीढ़ी लगाकर बनाया गया था। उसी के बीच से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। इंतजार कर करके बैग के हाथ सुन पड़ गए थे। तभी बैग की बारी आती है, लेकिन थोड़ी सी बर्फ खिसकने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हवा में ही लटक जाता है। तभी रोब उसे बचाने के लिए जाता है। रोब उसे बचा तो लेता है, लेकिन बैग उसे कहता है कि मैंने $65,000 इसलिए नहीं दिए थे कि मैं घंटों अपनी बारी का इंतजार करूं। ये बात रोब को बुरी लगती है। फिर रोब सभी ग्रुप्स को इकट्ठा करता है और एक शेड्यूल बनाने की बात करता है ताकि जो गलती आज हुई है वो दोबारा ना हो। लेकिन साउथ अफ्रीका से आया एक ग्रुप जिसका लीडर इयान था, वो उनकी कोई शर्त नहीं मानता और कहता है जो हमारे दिल में आएगा वही करेंगे। फिर रात को रोब स्कॉट के पास जाता है और उसे टीम बनाने के लिए कहता है। स्कॉट कहता है कि तुम लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पहाड़ पर चढ़ाते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मेरा मानना है कि जिसको पहाड़ चढ़ना नहीं आता उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। फिर रोब कहता है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे की लात खींचने में लगे हैं, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। स्कॉट उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन दोनों अपने स्टाफ के मेंबर्स के साथ मीटिंग करते हैं और अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेकर चलने के लिए कहते हैं। स्कॉट बाहर आकर कहता है हल्के से हल्का सामान अपने साथ रखना क्योंकि ऊपर जाकर 1 किलो की चीज 10 किलो की लगने लगती है। रोब अपने टीम के साथ एक फोटो लेता है और कहता है कि अगले शुक्रवार हम शिखर पर होंगे। जब वहाँ पर रोब सबको बताता है कि वो बाप बनने वाला है तो सभी उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर सभी अपने अपने घर परिवार की बातें बताते हैं। फिर जॉन कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। कुछ लोग अपने परिवार को बिना बताए यहाँ आते हैं, इससे रिश्ते तो खत्म हो जाते हैं और कई लोगों की जिंदगियां भी खत्म हो जाती हैं। और फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं, आखिर क्यों? फिर एक चाइनीज लेडी जिसका नाम यासुको था, वो बताती है कि मैं दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों में से 6 पर चढ़ चुकी हूँ और अब 7वीं पर चढ़ने जा रही हूँ। फिर पूछने पर डग बताता है कि मैं शिखर पर जाकर झंडा फहराना चाहता हूँ। मुझे देखकर लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि एक साधारण सा गरीब आदमी शिखर पर चढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं। मेरे बच्चों को मुझ पर नाज होगा। मैं एक बार तो इस काम में फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं दोबारा अपने बारे में फेलियर नहीं सुनना चाहता। सभी उसकी बात पर खुश होते हैं। अगले दिन रोब अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि कल हम आखिरी शिखर के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे और फिर वो अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। अब सभी चढ़ाई चढ़ने के लिए रेडी थे। कमाल की बात तो ये थी कि स्थानीय लोग भी इतनी ऊंचाई पर रह रहे थे। अब वे चलते चलते कैंप 1 तक पहुंच गए थे जिसकी ऊंचाई 19,500 फीट थी। वे यहाँ पर पहले भी प्रैक्टिस के लिए आ चुके थे। वहाँ पर एक बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। वो स्कॉट की टीम का बंदा था और स्कॉट वहाँ से आगे बढ़ चुका था। फिर वे उसे वापस भेजने की बात करते हैं। फिर वहाँ से और आगे बढ़ते समय स्कॉट वापस आता हुआ दिखता है। रोब उसे बताता है कि तुम्हारी टीम का एक बंदा बीमार हो गया है, हमने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। फिर स्कॉट चेक करता है और बताता है कि मेरा वायरलेस खराब हो गया है। फिर सभी आगे बढ़ जाते हैं और स्कॉट कैंप 1 तक वापस आ जाता है। अब चढ़ाई करने वाले सब लोग कैंप 2 तक पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 21,300 फीट थी। फिर रोब एक और टीम के लीडर को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि तुम गलत पहाड़ पर चढ़ रहे हो। वो कहता है मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बस मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। ऊपर चढ़ते समय बर्फ की छोटी सी चट्टान टूट जाती है और रोब की टीम फिसलते हुए नीचे आकर गिरती है, लेकिन सभी अपने आप को संभालते हैं। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। ऊपर कैंप पर पहुंचकर रोब स्कॉट को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मौसम खराब है, तुम अभी वापस मत आना, तुम एक दिन आराम करो। स्कॉट की तबीयत उस समय खराब थी, लेकिन वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोब कहता है कि तुम एक ही दिन में नीचे उतरकर वापस नहीं आ सकते, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती मत करो। तभी हेलन रोब को बताती है कि मौसम और भी ज्यादा बिगड़ने वाला है और 11 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। रोब कहता है कि पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी चढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। उधर कैंप में बैक बताता है कि जब मैं घर पर होता हूँ तो हर रोज मर मर के जीता हूँ और जब मैं पहाड़ों पर होता हूँ तो मुझे असली खुशी मिलती है और पहाड़ों से वापस जाने पर मुझे एहसास होता है कि वाकई मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एवरेस्ट तक पहुँच जाऊँ, फिर मेरा भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सब लोग चढ़ाई करते हैं, चाहे शरीर थक गया था लेकिन हौसले उनके अभी भी बुलंद थे। चलते चलते सब लोग कैंप 4 तक पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई 26,085 फीट थी। वहाँ मौसम बहुत खराब था और सर्दी इतनी ज्यादा थी कि सबकी तबीयत खराब हो गई थी। अब उन सब लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
अब स्कॉट भी चल चलकर उनके पास पहुंच गया था। बंदे के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। अब वो दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचना था, यानी कि 10 मई का दिन था और रात के 12:30 बजे थे। तभी रोब आकर सबको बाहर बुलाता है। सब लोग बाहर आकर देखते हैं कि तूफान अचानक से बंद हो गया था। रोब कहता है कि लगता है ऊपर वाला हम पर मेहरबान है, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं और अभी की अभी चढ़ाई शुरू करें। हमें कल 2 बजे तक वापस भी लौटना है। फिर डक कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर आधे घंटे बाद सभी लोग शिखर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रोब बेस पर कॉल करके हेरन को बताता है कि हम 12 घंटों तक शिखर पर पहुंच जाएंगे और 2 बजे वापसी के लिए निकल पड़ेंगे। स्कॉट भी अपनी टीम को रोब की टीम के पीछे रवाना कर देता है, क्योंकि एक दिन से लगातार सफर करने के कारण वो थोड़ा थका हुआ था। फिर वो कहता है कि मैं 2 घंटे आराम करके तुम लोगों तक जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। कुछ भी कहो दोस्तों, स्कॉट था तो जिंदा दिल इंसान, हालातों से ना हारने वाला। अब रोब की टीम चलते चलते सुबह 4:30 बजे द बालकोनी तक पहुंच जाती है, जिसकी ऊंचाई 27,600 फीट थी। रोब कहता है कि हमें थोड़ा और तेज चलना होगा, लेकिन बैक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उसे दिखना भी कम हो गया था। रोब उसे वहीं पर बिठाता है और कहता है कि तुम्हें किसी और के साथ नीचे भेजता हूँ, लेकिन बैक कहता है नहीं, मैं किसी भी हालत में नीचे नहीं जाऊंगा। रोब कहता है ठीक है, तुम आधा घंटा यहीं पर इंतजार करो, अगर तुम बेहतर महसूस करो तो ऊपर आ जाना, वरना तुम्हारा सफर यहीं से खत्म। मैं शेरपा के हाथ तुम्हारे लिए एक ऑक्सीजन भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना दोस्त। अब जो टीम सबसे आगे थी वो साउथ ईस्ट पर्वत पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ जो रस्सियां बंधी हुई थी वे गलने के कारण टूट चुकी है। फिर नील नाम का एक गाइड रोब को फोन करके बताता है कि यहाँ पर रस्सियां नहीं बंधी हुई हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर रस्सियां बांध सकूं। अब डग भी हिम्मत हार चुका था, लेकिन रोब उसे कहता है इस बार मैं तुम्हें शिखर पर ले जाकर ही रहूंगा, बस तुम्हें थोड़ा हौसला रखना होगा। कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ लोग वापस नीचे आ रहे थे। तभी रोब एक आदमी से पूछता है क्या तुम वापस जा रहे हो? वो कहता है मेरी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और ऊपर रस्सियां भी नहीं है। जब तक रस्सियां बंधेंगी शायद हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें वापस जाना होगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। रोब आगे जाकर हालात का जायजा लेता है। उस समय नील और उसके साथ एक हेल्पर आगे रस्सियां बांधने के लिए गए थे। वापस जाते समय उन लोगों को बैग मिलता है। वे उसे भी वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। उधर स्कॉट भी अकेला ही चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ रहा था। अब जैसे तैसे सभी अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर सब लोग बड़ा ही खुश होते हैं। यासुका भी अपने 7वें सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुश थी। अब 2 बज चुके थे। जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए थे वे सब वापस उतरने लगते हैं। अब स्कॉट भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है और उसकी चोटी को टच करता है। स्कॉट की टीम एवरेस्ट पर आकर वापस जा चुकी थी, लेकिन वहाँ स्कॉट की तबीयत खराब हो जाती है। फिर रोब उसे वापस लेकर चलता है। सब लोग वापस आ रहे थे, लेकिन डग अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते जा रहा था। तभी रोब उसे कहता है 3:30 बज चुके हैं, हमें वापस जाना होगा। डग कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, फिर अपनी पूरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आ पाऊंगा। रोब उसकी भावनाओं को समझता है और उसको खुद अपने साथ एवरेस्ट की चोटी पर ले जाने लगता है। वापस जाते समय उनको बैग मिलता है। बैग उन्हें कहता है कि तुम जाओ, मैं रोब के साथ आऊंगा, क्योंकि उसे रोब पर विश्वास था। वो बीच मझधार हाथ छोड़ने वाला बंदा नहीं था। उधर रोब डग को लेकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही जाता है। उस समय 4 बज चुके थे। ऊपर पहुंचकर डग बहुत खुश होता है। हेरन उस समय चिंता में थी, क्योंकि 2 बजे तक सब लोगों को वापस आ जाना चाहिए था। फिर वो रोब को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी स्कॉट को वापस जाते समय बैग मिलता है। वो उसे कहता है कि रोब अभी बहुत दूर है, तुम मेरे साथ चलो। बैग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर डग की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसका शरीर जमने लगता है। रोब अलग अलग बंदों को कॉल करके देखता है कि शायद कोई ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। लेकिन हेरोल्ड वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैंप से डॉक्टर रोब के पास फोन करती है और वो कहती है कि अगर डग नहीं चल सकता तो तुम वापस आ जाओ, वरना तुम भी मर सकते हो। और भी लोग उसे फोन करके कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ और डग को वहीं छोड़ दो, लेकिन रोब कहता है कि वो जीते जी किसी को मरने नहीं दे सकता। अब स्कॉट की भी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने साथी को कहता है कि तुम नीचे जाकर किसी को ऑक्सीजन लेकर भेजो। अब वहाँ पर भी तेज तूफान शुरू हो जाता है। सब लोग तूफान में स्टक करते हैं। फिर रोब डग को कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी ही ऑक्सीजन लेकर वापस आता हूँ। लेकिन डग को पता चल गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी रस्सियां खोल देता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उधर सब लोग लाइन बनाकर नीचे उतर रहे थे। तभी एक बंदे का पांव फिसलता है और उसके साथ साथ सभी लोग घिसटकर नीचे जाने लगते हैं। उधर हेरोल्ड ऑक्सीजन लेकर रोब तक पहुंच जाता है और जब उसे पता चलता है कि डग नहीं रहा, उसे बहुत दुख होता है। उधर जो लोग फिसले थे उनमें से कईयों की हालत खराब होती है। फिर वे एक दूसरे को संभालते हैं और चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबको पता था वहाँ इतनी ज्यादा सर्दी थी कि जो चलता रहेगा वही जिंदा बचेगा और जो बैठ गया समझो मर गया। अब नीचे से 2 लोग ऑक्सीजन लेकर आते हैं और जो लोग बेहोश पड़े थे उनको ऑक्सीजन लगाकर वापस चलने के लिए कहते हैं। अब कुछ लोग कैंप तक पहुंच गए थे
लेकिन कई अभी भी तूफान में स्टक कर रहे थे। सुबह के 3 बज चुके थे। तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी हैरोल्ड को गर्मी लगने लगती है। फिर जैसे ही वो अपनी जैकेट को उतारने लगता है, वो भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सुबह 5 बजे भी रोब को कैंप से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। तभी सुबह रोब की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा, जल्दी से किसी को भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। फिर गाय को एक आइडिया आता है। वो रोब की बात उसकी बीवी से करवाता है, क्योंकि उस समय अगर कोई उसे हौसला दे सकता था तो वो सिर्फ उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? रोब कहता है मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर गए हैं, लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ। उसकी वाइफ कहती है जल्द ही तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेकर कोई आ रहा है, तुम बस अपने हाथ पैर हिलाते रहो। थोड़ी देर बाद माइक हेरन के पास फोन करके बताता है कि वो चाइनीज लेडी और बैक दोनों ही वापस नहीं आए हैं और रास्ते में ही मर गए हैं। अब उन्हें एक के बाद एक बैड न्यूज मिल रही थी। डग, रोब, हैरोल्ड, बैक, स्कॉट और वो चाइनीज लेडी, इन लोगों को छोड़कर बाकी सभी वापस पहुंच गए थे। अभी नीचे तो तूफान शांत हो गया था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर अभी भी तेज तूफान चल रहा था। जो टीम रोब को बचाने जा रही थी वो भी वापस आ जाती है। रोब की वाइफ हेरन के पास फोन करके पूछती है क्या वो वापस आ गया है। हेरन बताती है कि वो अभी भी वहीं है। उसकी वाइफ कहती है उसे बचाओ वरना सुबह तक वो मर जाएगा। फिर रोब की वाइफ हेरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार रोब से बात करवा दे। फिर रोब अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैं शायद अपने बच्चे से मिल नहीं पाऊंगा। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग सिवाय दुख मनाने के कुछ भी नहीं कर सकते थे। तूफान थोड़ा शांत होता है और धूप की रोशनी में एक चमत्कार होता है। बैक जो 2 दिन से बेहोश पड़ा था, उसे अचानक से होश आ जाता है और वो जैसे तैसे अपनी धुंधली आंखों से देखकर चलते चलते कैंप तक पहुंच जाता है। फिर जो लोग वहां पर बच गए थे वे वहां से वापस कैंप 2 के लिए चल पड़ते हैं। कैंप में जाने के बाद बैक पूछता है कि मेरे साथी कैसे हैं। फिर जब उसे पता चलता है कि रोब ऊपर ही फंसा है और डग मर चुका है तो उसे बहुत दुख होता है। जब बैक की वाइफ को पता चलता है कि बैक अभी जिंदा है लेकिन वो वापस नीचे नहीं आ पाएगा, तो वो काठमांडू में अमेरिकन एम्बेसी से बात करती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया जाए। वे अभी भी इतनी ऊंचाई पर थे कि बड़ी ही मुश्किल से वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंचता है और बैक को लेकर वापस नीचे आता है। फिर सब लोग कैंप 1 तक पहुंच जाते हैं। स्कॉट भी मदद ना पहुंचने के कारण जिंदा नहीं बच पाया था और एवरेस्ट की गोद में ही मर गया था। सब लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। बैक भी अपने घर पहुंच गया था, लेकिन रोब की वाइफ रोब का इंतजार करती रही। देखने में माउंट एवरेस्ट कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन इनकी असलियत उन्हें ही पता है जिन्होंने इनके साथ वक्त बिताया है। रोब की बॉडी उन लोगों के साथ वहीं पर रह गई जिन्होंने एवरेस्ट पर अपनी जान गंवाई थी। अब एंड में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूँ जो वहाँ पर गई हुई टीम की ओरिजिनल फोटोज हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत की है। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज को लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।